उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी में फिर बढ़ेगी गर्मी। 22 जून से प्री मानसून देगा राहत की दस्तक। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी बारिश, आंधी और मौसम के उतार चढ़ाव के बाद अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से प्रदेश भर में आसमान साफ रहेगा, जिससे तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। सोमवार से 50 जिलों में भीषण गर्मी और कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। हाल के दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ में भी पारा लगभग 4 डिग्री तक नीचे आया, जबकि बरेली प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब एक सप्ताह बाद नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 22 जून से प्री मानसून गतिविधियां तेज होंगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने लगेगी। 25 जून के बाद प्री मानसून पूरे प्रदेश में फैल सकता है। हालांकि इस बार मानसून अपने सामान्य समय से 4 से 5 दिन की देरी से पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक प्रदेशवासियों को तेज धूप, बढ़ती गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जून के अंतिम सप्ताह में मौसम राहत देने वाला साबित हो सकता है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप यूपी के किस गाँव, शहर या जिला से देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लखनऊ में डीजल बिक्री पर नई सीमा। एक वाहन को 200 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा डीजल। लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर डीजल बिक्री को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब किसी भी वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। तेल कंपनियों ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसका मुख्य उद्देश्य फैक्ट्रियों और बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं को रिटेल पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में डीजल खरीदने से रोकना है। तेल कंपनियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में आम उपभोक्ताओं के लिए डीजल और पेट्रोल की नियमित आपूर्ति बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इसलिए कॉमर्शियल उपयोगकर्ताओं को रिटेल पंपों की बजाय शुल्क आउटलेट से ईंधन लेने की सलाह दी गई है। लखनऊ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अनुसार पहले एक वाहन को 300 लीटर तक डीजल दिया जा सकता था, लेकिन अब इस सीमा को घटाकर 200 लीटर कर दिया गया है। हालांकि इस फैसले का आम वाहन चालकों, किसान या सामान्य उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जरूरत आमतौर पर इस सीमा से काफी कम होती है। प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों ने भरोसा दिलाया कि आम जनता को ईंधन की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी का बड़ा फैसला। टिकट के लिए होगा इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आजाद समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने संकेत दिया है कि वो आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में टिकट वितरण से पहले सभी दावेदारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ के अनुसार नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद 13 जून से 18 जून तक लखनऊ में रहकर विधानसभा टिकटों के इच्छुक उम्मीदवारों का स्वयं इंटरव्यू लेंगे। इस प्रक्रिया में मंडलीय अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। अलग अलग दिनों के प्रदेश के विभिन्न मंडलों के दावेदारों का साक्षात्कार किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि टिकट उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो इस प्रक्रिया में सफल होंगे। साथ ही पार्टी ने अपने संभावित चुनावी एजेंडे की भी झलक दी है। पार्टी का कहना है कि यदि उसकी सरकार बनी या सरकार में उसकी भागीदारी हुई तो उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू की जाएगी और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 750 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। इन वादों को पार्टी अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेगी। छात्रों के विरोध के बीच इको गार्डन से लौटे अभिजीत दीप के नहीं दे सके पूरा भाषण। लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षक भर्ती और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द होने के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीप के धरना स्थल पर पहुंचे। छात्रों ने उन पर आंदोलन का राजनीतिकरण करने और अपने राजनीतिक हित साधने का आरोप लगाया। विरोध इतना बढ़ गया कि अभिजीत दीप को बिना पूरा भाषण दिए ही वहां से लौटना पड़ा। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों से आए हजारों अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान अभिजीत दीप के संविधान के प्रति लेकर मंच के पास पहुंचे और छात्रों को संबोधित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देश में बदलाव, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन जरूरी है तथा पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। हालांकि कई अभ्यर्थियों ने उनका विरोध करते हुए कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है और दीप के केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए वहां आए हैं। छात्रों की लगातार नारेबाजी और विरोध के बीच अभिजीत दीप ने अभ्यर्थियों से 20 जून को दिल्ली आने का आह्वान किया और फिर धरना स्थल छोड़कर चले गए। यूपी के 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को सितंबर से मिल सकता है बड़ा मानदेय। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश के लगभग 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार की योजना के अनुसार सितंबर महीने से इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय और कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलने की संभावना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी यूपी कास का पोर्टल अगस्त तक तैयार किया जाएगा। पोर्टल तैयार होने के बाद वर्तमान कर्मचारियों को नई मानदेय व्यवस्था का लाभ दिया जाएगा और नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों
कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन सत्यापन और सेवा शर्तों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में निर्देश दिए कि पूरी व्यवस्था तकनीक आधारित और कर्मचारी हितैषी होनी चाहिए। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 20,000 और अधिकतम 40,000 रुपए तक मासिक मानदेय मिल सकेगा। इसके अलावा ईपीएफ और ईपीएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बन सकेगी। विकसित भारत के निर्माण में यूपी और महाराष्ट्र निभाएंगे बड़ी भूमिका, बोले पवन त्रिपाठी। मुंबई भाजपा के महामंत्री और श्री सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास और वैश्विक पहचान के नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र, खासकर मुंबई के विकास को नई दिशा देने का काम किया है। लखनऊ में भाजपा कार्यालय पहुंचे पवन त्रिपाठी ने कहा कि देश भर में मोदी के 12 साल बेमिसाल अभियान को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई, जो कभी ट्रैफिक जाम की समस्या के लिए जानी जाती थी, आज अटल सेतु और कोस्टल रोड जैसी परियोजनाओं के कारण बेहतर कनेक्टिविटी का उदाहरण बन रही है। नवी मुंबई में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेट्रो नेटवर्क और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएं शहर की तस्वीर बदल रही हैं। पवन त्रिपाठी के अनुसार मुंबई और उत्तर प्रदेश आज निवेशकों की पसंद बन चुकी है और आने वाले वर्षों में दोनों राज्य देश की आर्थिक प्रगति के प्रमुख केंद्र बनकर उभरेंगे। यूपी में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर शिक्षा से जोड़ने की तैयारी, 25 जून तक चलेगा विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल छोड़ चुके और पढ़ाई से बाहर हो चुके विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में 25 जून तक ऐसे छात्रों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत पहले ब्लॉक स्तर पर उन विद्यार्थियों की सूची तैयार की जाएगी जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद संबंधित क्षेत्रों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य इन सूचनाओं का सत्यापन करेंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद जिला स्तर पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशक मोनिका ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और जिला परियोजना अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से ये कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तैयार की गई अंतिम सूची को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NSIOS को भेजा जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को पत्राचार और ओपन स्कूलिंग व्यवस्था से पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और जो छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो फिर से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। यूपी में बिजली व्यवस्था पर सवाल, उपभोक्ता परिषद ने प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बावजूद प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को बाधा रहित बिजली नहीं मिल पा रही है। परिषद का आरोप है कि ऊर्जा विभाग का शीर्ष प्रबंधन बिजली व्यवस्था सुधारने के बजाय मानसून का इंतजार कर रहा था ताकि बारिश के बाद बिजली की मांग अपने आप कम हो जाए। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि निकाले गए संविदा कर्मचारियों की कमी के कारण बिजली संबंधी खराबियां समय पर ठीक नहीं हो पा रही हैं। इससे न केवल बिजली कटौती बढ़ी है बल्कि विद्युत दुर्घटनाओं की घटनाएं भी सामने आ रही है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर संविदा कर्मियों को वापस सेवा में लिया जाए। परिषद ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति के सरकारी दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर दिखाई देता है। उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर बिजली आपूर्ति को अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनाया जाना चाहिए। ब्राह्मण समाज देश की सनातन ज्ञान परंपरा का वाहक, बोले मंत्री मनोज पांडे। लखनऊ में आयोजित एक सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे ने कहा कि ब्राह्मण समाज केवल एक वर्ग नहीं बल्कि भारत की सनातन ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण वाहक है। उन्होंने कहा कि समाज ने देश को ऋषि, मनीषी, शिक्षक, साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र निर्माता दिए हैं तथा जब भी देश और समाज को दिशा देने की जरूरत पड़ी है ब्राह्मण समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई है। रविंद्रालय में आयोजित आशीर्वाद समारोह में प्रदेश भर से आए विभिन्न संगठनों, शिक्षाविदों और समाज के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत और सम्मान किया है। इस अवसर पर मनोज पांडे ने कहा कि ब्राह्मण समाज का स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाज के सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे। मंत्री ने कहा कि राजनीति उनके लिए केवल पद या प्रतिष्ठा का माध्यम नहीं है बल्कि समाज सेवा का संकल्प भी है। उन्होंने युवाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के बेहतर अवसर दिलाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। साथ ही उन्होंने नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 139 साल पुराने अमीनाबाद इंटर कॉलेज में पहली बार छात्राओं को मिलेगा प्रवेश। लखनऊ के ऐतिहासिक अमीनाबाद इंटर कॉलेज ने अपने 139 साल के इतिहास में पहली बार
छात्राओं के लिए भी प्रवेश के द्वार खोल दिए। नगर निगम द्वारा संचालित इस प्रतिष्ठित विद्यालय में इस वर्ष लगभग 1200 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में करीब 1000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जबकि शेष 200 सीटों पर अगस्त तक दाखिले लिए जाएंगे। साल 1887 में स्थापित ये विद्यालय आज आधुनिक शिक्षा सुविधाओं से लैस है। यहाँ कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है और 95% से अधिक परीक्षा परिणाम इसका गौरव रहा है। कॉलेज में स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, वाचनालय और 128 सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था है। छात्र छात्राओं के लिए क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज और जिम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। साथ ही प्रतिदिन योग प्रशिक्षण और निःशुल्क अखबार पढ़ने की व्यवस्था भी की गई है। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्राओं को प्रवेश देने का निर्णय शिक्षा में समान अवसर और बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया। ये कदम विद्यालय के इतिहास में एक नई और महत्वपूर्ण शुरुआत माना जा रहा है। सर्विस बुक में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य, हाईस्कूल ना होने पर नहीं होगा बदलाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी सेवा में भर्ती के समय हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा पास नहीं करता था तो उसकी सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक में दर्ज जन्मतिथि ही सभी उद्देश्यों के लिए मान्य मानी जाएगी। बाद में किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। मामला अलीगढ़ के हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट के एक कर्मचारी से जुड़ा था, जिनकी नियुक्ति 1988 में हुई थी। शुरुआती मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर उनकी जन्मतिथि 19 अक्टूबर 1967 दर्ज की गई थी, जिसके अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति 2027 में तय थी। लेकिन बाद में एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर जन्मतिथि बदलकर 14 अप्रैल 1966 कर दी गई, जिससे उनकी रिटायरमेंट 2026 में कर दी गई। न्यायालय ने पाया कि ये बात की प्रविष्टि नियमों के अनुसार सही नहीं थी और इसमें संशोधन बिना उचित प्रक्रिया और कर्मचारी को सुने किया गया था। कोर्ट ने कहा कि सर्विस रिकॉर्ड में मूल रूप से दर्ज जन्मतिथि को ही अंतिम माना जाएगा और उसे मनमाने तरीके से बदला नहीं जा सकता है। इस फैसले से सेवा मामलों में जन्मतिथि विवादों पर एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता मिली है। यूपी के युवाओं को अब स्किल के साथ मिलेगी वित्तीय साक्षरता, एनएससी देगा ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में युवाओं को केवल कौशल प्रशिक्षण तक सीमित न रखकर अब उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत युवाओं को वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पहल के तहत प्रदेश के लगभग 1.5 लाख से अधिक युवाओं को बजट बनाना, बचत करना, निवेश की समझ विकसित करना और आर्थिक योजना बनाना सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग अगले सप्ताह से प्रदेश के हजारों केंद्रों पर शुरू होगी। युवाओं को सारथी ऐप के जरिए डिजिटल फाइनेंशियल एजुकेशन भी दी जाएगी, जिसमें निवेश से जुड़े वीडियो, कैलकुलेटर, फाइनेंशियल हेल्थ टूल्स उपलब्ध होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नौकरी के साथ साथ अपने पैसे का सही प्रबंधन सिखाना है। अधिकारियों के अनुसार ये कदम बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और गलत निवेश योजनाओं से युवाओं को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा। सरकार का मानना है कि इससे युवा न सिर्फ नौकरी पाने योग्य बनेंगे बल्कि आर्थिक रूप से भी अधिक जागरूक और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। यूपी की छात्रवृत्ति योजना से पिछड़ा वर्ग के लाखों छात्रों को लाभ, प्रयागराज सबसे आगे। उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। इस योजना के तहत कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति और वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई में आर्थिक बाधा कम हो रही है। इस योजना में लाभार्थियों की संख्या के मामले में प्रयागराज जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है, जहाँ लगभग 39,892 छात्रों को लाभ मिला है। इसके बाद आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और कुशीनगर जैसे जिले भी बड़ी संख्या में छात्रों को सहायता दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस वर्ष 8.88 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है, जिनमें छात्राओं की संख्या भी काफी अधिक है। छात्रों को 150 रुपए प्रति माह की दर से अधिकतम 10 महीनों तक सहायता और 750 रुपए वार्षिक अनुदान दिया जाता है। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया ताकि समय पर सहायता सीधे छात्रों के खातों में पहुंच सके। अधिकारियों के अनुसार इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कमी किसी भी छात्र के शिक्षा में बाधा ना बने और हर पात्र विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सके। यूपी की देसी गायों के दूध से बढ़ रही सेना की ताकत, आधुनिक तकनीक से बना स्क्वायर उत्पाद। उत्तर प्रदेश में देसी गायों के दूध को अब आधुनिक तकनीक के जरिए भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पहल के तहत डेनमार्क और आइसलैंड की अल्ट्रा फिल्टर डेयरी तकनीक का उपयोग कर एक उच्च प्रोटीन युक्त डेयरी उत्पाद स्क्वायर तैयार किया जा रहा है, जो जवानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये उत्पाद कम फैट और अधिक प्रोटीन वाला है, जिससे सैनिकों की फिटनेस और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। बताया जा रहा है कि इस तकनीक के जरिए देसी नस्ल की गायों जैसे गिर और साहिवाल के दूध को प्रोसेस कर ग्रीक योगर्ट और पनीर जैसे मूल्य वर्धित उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। इस मॉडल को उत्तर प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के एक नए बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। इंजीनियर SN द्विवेदी द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत बड़ी संख्या में देसी गायों की आधुनिक गौशालाएं विकसित की जा रही हैं। सरकार का मानना है कि परंपरागत गो संरक्षण और आधुनिक तकनीक के मेल से ये मॉडल न केवल आत्मनिर्भर भारत को मजबूत कर रहा है, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा कर रहा है।
यूपी के 141 हॉटस्पॉट बाल श्रम मुक्त घोषित 20,000 गांवों को सुरक्षित बाल ग्राम बनाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर 15 जिलों के 141 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने अब दिसंबर 2026 तक 15 और जिलों को बाल श्रम मुक्त करने और अगले वर्ष तक पूरे प्रदेश को इस समस्या से मुक्त कराने का लक्ष्य तय किया है। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया जा रहा है, उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रदेश में कुल 543 बाल श्रम हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 20,000 से अधिक गांवों को सुरक्षित बाल ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इसे सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम बताया है, जहां बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों ने अपनी सफलता की कहानियां भी साझा की हैं। सरकार का लक्ष्य है कि समाज और सभी विभागों के सहयोग से बाल श्रम को पूरी तरह खत्म किया जाए। अखिलेश यादव का विजन इंडिया अभियान, व्यापारियों पर फोकस। 2027 चुनाव से पहले ब्रज क्षेत्र में सपा की नई रणनीति। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के बाद व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में 14 जून को आगरा में विजन इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय छोटे कारोबारियों की समस्याएं, व्यापारिक संकट रहेगा। ये आयोजन भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले ब्रज क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और आसपास के जिलों में भाजपा का लंबे समय से दबदबा रहा है। सपा का लक्ष्य इन क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों, कारीगरों और उद्यमियों की समस्याओं जैसे जीएसटी, बढ़ती लागत और ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा को उठाकर नया जनाधार बनाना है। पार्टी का कहना है कि विजन इंडिया सिर्फ भाषण कार्यक्रम नहीं बल्कि सुझाव आधारित मंच होगा, जिसे आगे चलकर सपा के आर्थिक एजेंडे में शामिल किया जाएगा। इससे पहले यह अभियान नोएडा और गाजियाबाद में चलाया जा चुका है। सीएम योगी बोले, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से बदला भारत का सुरक्षा दृष्टिकोण। मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का किया बखान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में मीडिया संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि इस दौरान भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और वैश्विक पहचान के स्तर पर बड़ा बदलाव देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत आतंकवाद और सीमा पार हमलों का जवाब घर में घुसकर देने वाला नया भारत बन चुका है, जिसका उदाहरण सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयां हैं। सीएम योगी ने कहा कि मोदी सरकार में योजनाएं जन आंदोलन बनी और गरीब, किसान, महिला व युवाओं को केंद्र में रखकर विकास हुआ। उन्होंने जनधन योजना, पीएम आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं को करोड़ों लोगों तक लाभ पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने ये भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और यूपी में बड़े पैमाने पर आवास, गैस कनेक्शन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। साथ ही अयोध्या राम मंदिर, काशी कॉरिडोर जैसे कार्यों को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। यूपी में टीटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का बड़ा आंदोलन। 18 जून को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने उत्तर प्रदेश में टीटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। महासंघ का कहना है कि 2010 से पहले या 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू हुए नियमों को थोपना उचित नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर 18 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा व जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। संघ का तर्क है कि इन शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय के नियमों के अनुसार वैध थी, इसलिए नई पात्रता शर्तें उन पर लागू नहीं होनी चाहिए। संगठन ने यह भी मांग की है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले कानून में संशोधन या विशेष प्रावधान किए जाएं। महासंघ ने प्रदेश भर में ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर तक शिक्षकों को जोड़कर आंदोलन को तेज करने की बात कही है। यूपी में वृद्धाश्रम बने आत्मनिर्भरता के केंद्र। 6,316 बुजुर्गों को मिला सम्मान और नया जीवन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पहल के तहत वृद्धाश्रम अब केवल आश्रय स्थल नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान के केंद्र बनते जा रहे हैं। प्रदेश के 75 जिलों में 6,316 बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल रहा है, जहां उन्हें आवास, भोजन, स्वास्थ्य जांच और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। औरैया का वृद्धाश्रम इस बदलाव का प्रमुख उदाहरण बनकर उभरा है, जहां बुजुर्ग महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पूजा सामग्री, गुलाब जल और अन्य उत्पाद बना रहे हैं, जबकि पुरुष गोसेवा और जैविक खेती कर रहे हैं। इससे वो आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। सरकार की इस व्यवस्था में बुजुर्गों के लिए योग, भजन, कीर्तन, मनोरंजन जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं, ताकि वो मानसिक रूप से सक्रिय रहें। समाज कल्याण विभाग के अनुसार इस पहल का उद्देश्य केवल सुविधा देना नहीं बल्कि बुजुर्गों को सम्मान, आत्मविश्वास और सक्रिय जीवन प्रदान करना है। यूपी में हरित परिवहन की नई शुरुआत। सीएम योगी ने हाइड्रोजन बसों को दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 3 हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिखाकर नई पहल की शुरुआत की। ये बसें एनटीपीसी दादरी की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के तहत तैयार की गई, पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हैं, जिनसे केवल जल वाष्प निकलती है। एक बार फुल टैंक में ये बसें करीब 750 किलोमीटर तक चल सकती है और इनमें 42 यात्रियों की क्षमता है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
कि पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को अतिरिक्त लाभ मिलता है। इस परियोजना से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादन और सालाना लगभग 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का दावा किया गया। सरकार का कहना है कि यह पहल उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य के टिकाऊ परिवहन मॉडल की दिशा में आगे ले जाएगी और प्रदूषण नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगी। कानपुर में मिलावटी हल्दी का बड़ा खुलासा, खाद्य विभाग की छापेमारी में 398 किलो पाउडर जब्त। कानपुर में खाद्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चकेरी इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी की, जिसमें 398 किलो मिलावटी हल्दी पाउडर जब्त किया गया। ये कार्रवाई विशेष अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य बाजार में बिक रहे संदिग्ध मामलों की जाँच करना था। टीमों ने पनकी, दादनगर, किदवई नगर, बर्रा और अन्य इलाकों में मसाला निर्माण इकाइयों की जाँच कर हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, चाट मसाला समेत कुल 91 नमूने लैब परीक्षण के लिए भेजे। जब्त किए गए हल्दी पाउडर में कीमत करीब 1,19,000 रुपए बताई गई और इसे फिलहाल सीज कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि मिलावट की पुष्टि होने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस अभियान ने एक बार फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट के गंभीर खतरे को उजागर किया, जो सीधे लोगों की सेहत को प्रभावित कर सकता है। CCSU मेरठ में BA BEd और BSc BEd में प्रवेश शुरू, शिक्षक शिक्षा में नया कदम। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम यानी BA BEd और BSc BEd में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किया गया और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता मिल चुकी है। प्रवेश राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आधार पर होगा, जिसका परिणाम हाल ही में जारी किया गया। चयन प्रक्रिया में मेरिट और आरक्षण नीति के आधार पर काउंसलिंग के जरिए सीट आवंटन किया जाएगा। इस 4 वर्षीय कोर्स में छात्रों को विषय ज्ञान के साथ शिक्षण कौशल, इंटर्नशिप और शोध आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और अंत में स्नातक के साथ BEd की डिग्री मिलेगी। विश्वविद्यालय ने जानकारी दी है कि आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। साथ ही मेरठ में इंडिया बेस्ट टीचर अवार्ड 2026 के लिए भी आवेदन शुरू हो गए, जिसके तहत उत्कृष्ट शिक्षकों को विभिन्न विषय श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। नमो भारत ट्रेनों में अनाउंसमेंट सिस्टम सुधारा गया, यात्रियों की सुविधा के लिए निगरानी बढ़ी। नमो भारत ट्रेनों में यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए अनाउंसमेंट सिस्टम पर निगरानी बढ़ा दी गई और सभी ऑपरेटरों को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में एक घटना ने सराय कालेखा से मेरठ साउथ के बीच चलने वाली ट्रेन में ये जानकारी नहीं दी गई कि ट्रेन आगे नहीं जाएगी, जिससे कई यात्री गलतफहमी में ट्रेन में बैठे रह गए और बाद में उन्हें दूसरे स्टेशन पर उतरना पड़ा। इस समस्या के बाद रेलवे ने व्यवस्था सुधारने और यात्रियों को सही जानकारी समय पर देने पर जोर दिया। साथ ही बढ़ती भीड़ को देखते हुए 2 अतिरिक्त ट्रेनें और 18 फेरे बढ़ाए गए। हालांकि कुछ सेवाएं केवल मेरठ साउथ तक ही संचालित होती हैं। इसके अलावा 19 और 20 जून को रेलवे मरम्मत कार्य के चलते दिल्ली देहरादून शताब्दी सहित कई ट्रेनें निरस्त और कुछ डाइवर्ट की गई हैं। रेलवे ने कहा कि भविष्य में यात्रियों की सुविधा और स्पष्ट सूचना प्रणाली को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए सख्त नियम, 45 मिनट पहले बंद होगा परीक्षा केंद्र का गेट। मेरठ में 14 जून को होने वाली यूपी लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता पुरुष व महिला प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 40 परीक्षा केंद्रों पर कुल 18,616 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक एक ही पाली में आयोजित होगी और सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे, जिसमें CCTV निगरानी भी शामिल है। सभी परीक्षा केंद्रों पर अधिकारी, कक्ष निरीक्षक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा शुरू होने से करीब 3 घंटे पहले पहुंचेंगे। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय पर पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। AMU कार्यक्रम में पहली बार सरस्वती पूजा और जय श्री राम के नारे, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैनेडी हॉल में आयोजित एक औद्योगिक गोष्ठी में पहली बार मां सरस्वती की पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अंत जय श्री राम व हर हर महादेव के जयकारों के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया और लगभग 50 मिनट के संबोधन में लगातार धार्मिक नारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि यह बदलाव PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा है। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने भी जय गिरिराज जी और बाकी बिहारी लाल के जयकारे लगाए। मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण भी किया और अतिथि गृह में रात्रि विश्राम किया। राजनीतिक बयानबाजी में उन्होंने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल MP कहा और उनकी नागरिकता व योग्यता पर सवाल उठाते हुए उन पर तीखे आरोप भी लगाए। CM योगी का आजमगढ़ दौरा, 925 करोड़ की 39 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 जून को आजमगढ़ का दौरा करेंगे, जहां वो करीब 925 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। उनका हेलीकॉप्टर सुबह 11:50 पर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर स्थित हेलीपैड पर उतरेगा। इसके बाद वो 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर आजमगढ़ और मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में विकास कार्यों के साथ
सरकार की उपलब्धियां भी रखी जाएंगी। दोपहर 1 बजे वो रवाना होकर 1:10 पर अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे की सभी तैयारियां पूरी होने की जानकारी दी है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, 1200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 और 14 जून को अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो 1200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल पैटर्न, शहरी विकास, पेयजल और कानून व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। 13 जून को वो महुआ पार स्थित गांधी इंटर कॉलेज में करीब 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं 14 जून को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 148 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, 799 करोड़ की 188 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इन योजनाओं से गोरखपुर में आधुनिक खेल सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, मजबूत सड़क नेटवर्क और शहरी विकास को नई गति मिलेगी। प्रशासन ने दौरे की तैयारियां पूरी कर ली हैं। नोएडा एयरपोर्ट सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर सख्ती, सीपी लक्ष्मी सिंह ने दिए कड़े निर्देश। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और सभी संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने एयरपोर्ट के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। इसके साथ ही यात्री सुविधाओं, पार्किंग, सार्वजनिक परिवहन, हेल्प डेस्क और महिला सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए। वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में हीडा और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नोएडा में नो डिस्पोजल जोन की मुहिम तेज, बर्तन, बैंक और स्टील उपयोग से प्लास्टिक पर लगाम। नोएडा में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नो डिस्पोजल जोन अभियान तेज किया जा रहा है, जिसके तहत प्लास्टिक कचरे को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। वाईएसएस फाउंडेशन ने सेक्टर 44 में मुफ्त बर्तन बैंक की शुरुआत की है, जहां भंडारे, विवाह और अन्य आयोजनों के लिए स्टील की प्लेट, गिलास और अन्य बर्तन बिना शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उपयोग के बाद उन्हें वापस लिया जाता है। इसके साथ ही सड़क, बाजार और बस स्टॉप पर शरबत और पानी का वितरण भी डिस्पोजल के बजाय स्टील के बर्तनों में किया जा रहा है। फाउंडेशन का उद्देश्य नो डिस्पोजल ओनली रीयूजेबल संदेश फैलाना और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। इस पहल को पर्यावरण के लिए एक टिकाऊ व्यवहारिक समाधान बताया जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसानों का दर्द, 23 साल से आबादी प्लॉट का इंतजार जारी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किसानों को 5-6% आबादी भूखंड देने का वादा 23 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है, जिससे हजारों किसान लगातार अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण नेताओं द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई होती ही नहीं है। नियोजन विभाजन पर मनमानी और प्रभावशाली लोगों को लाभ देने के आरोप भी लगाए गए, जबकि आम किसान दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि फाइलें अटकाई जाती हैं और जमीन की कमी का बहाना बना दिया जाता है। वहीं प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का दावा है कि समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा, लेकिन किसानों का इंतजार अभी भी जारी ही है।